हम लोग जो बात कर रहे हैं आज क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर, हम लोगों ने सबसे पहला जो था नेशनलिज्म इन यूरोप वो हम कर चुके थे। अब हम उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अब जब रिवीजन की बात आती है तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आ रहा है, मैंने चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि विजुअलाइज करना ड्रीम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। किसका? ड्रीम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। कैसे? ये फेडरिक सॉल्यू का केस याद है आप लोगों को, जो हम लोगों ने फिगर के थ्रू देखा था। फेडरिक सॉल्यू को केस के पॉइंटर्स है, ये ध्यान से देखो। सबसे पहला, पीपल फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका, यानी कि क्या रिप्रेजेंट करते थे? डाइवर्स पॉपुलेशन जो मार्च कर रहा है फ्रीडम के लिए। दूसरा जो थे वो थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो सिंबलाइज कर रहा था फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट्स को। तीसरा जो था वो थी टॉर्च, यानी जो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? एनलाइटमेंट और होप। फोर्थ जो थी वो थी राइट्स ऑफ मैन चार्टर, यानी प्रिंसिपल्स, ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स क्या क्या है वो रिप्रेजेंट कर रही थी। फिफ्थ वॉज शाटर्ड सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस, यानी ऑपरेसिव सिस्टम जो ओवरथ्रो हो चुका था वो चीज वो रिप्रेजेंट कर रही थी। फिर अगली बात आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन का सीक्वेंस, यानी कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई। तो ध्यान से देखो, रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में। मोनार्क की पावर थी 1789 में। पीपल का डिसकंटेंट था, क्यों था? क्योंकि पीपल बहुत अपसेट थे मोनार्की से बिकॉज ऑफ द रूल्स दे मेड। देन इट कम्स प्रोटेस्ट इनिशिएटेड। कब प्रोटेस्ट इनिशिएट हुआ? सॉरी, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या था? प्रोटेस्ट इनिशिएट किया था। फिर हुआ शेयर्ड आइडेंटिटी, यानी उन्हें फोस्टर किया शेयर्ड सेंस आइडेंटिटी का फ्रेंच पॉपुलेंस में, ठीक है। फिर बात आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की की ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला था शिफ्ट इन पावर। क्या था शिफ्ट इन पावर में? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ट्रांसफर किया था पावर किंग से लोगों को, यानी जो ऑपरेसिव सिस्टम उन लोगों ने हटाया था उन लोगों ने किंग के बजाय लोगों को दे दिया था। दूसरा था नेशनलिस्टिक आइडियाज, यानी नए नेशनलिस्ट आइडियाज एम्फसाइज क्या कर रहे थे? आइडेंटिटी और सिटीजनशिप के बारे में। फिर तीसरी चीज है सिंबॉलिक चेंजेस, यानी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए जो रिप्लेस कर रहे थे मोनार्की की अथॉरिटी। फिर बात आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड कैसे हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड ऐसे हुआ, सबसे पहला था फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कोर इवेंट जो इनिशिएट कर रहा है चेंज। फिर आया नेपोलियनिक कोड, जो कि इसमें हल्की झलक दे रखी है उसके बारे में। लीगल रिफॉर्म इंश्योर कर रहे थे इक्वालिटी। फिर जैकोबिन्स क्लब आया था, जो पॉलिटिकल क्लब जो आइडिया स्प्रेड कर रहा था। फिर आया यूरोपियन इन्फ्लुएंस, यानी नेशनलिज्म और आइडियाज का इन्फ्लुएंस यूरोप से। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ सेंट्रल यूरोप। ध्यान से देखो, सबसे पहले पॉलिटिकल लैंडस्केप जो थी वो थी किंगडम्स, यानी जो मोनार्क के अंदर टेरिटरीज थी वो वेरी कर रही थी उनकी पावर के अकॉर्डिंग। कैसे अकॉर्डिंग? उनकी पावर की डिग्री के अकॉर्डिंग। सेकंड थे डचीज। डचीज कौन थे? ये स्मॉलर टेरिटरीज थी जो ड्यूक्स गवर्न करते थे, जिनकी सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी होती थी। फिर बात आती है कैंटोन्स, ये सेल्फ गवर्निंग रीजन था जो पर्टिकुलरली स्विट्जरलैंड में था, जिसका लोकल गवर्नेंस था। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया हंगेरी का डाइवर्स गवर्नेंस। क्या था? देखो, सबसे पहले एल्पाइन रीजन्स थे। एल्पाइन रीजन्स में क्या आता था? ये इंक्लूड करते थे ट्रायल, ऑस्ट्रिया, सदर्लैंड, जिन्हें हम माउंटेनियस लैंडस्केप की वजह से जानते हैं, और जर्मन स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी की वजह से। फिर बात आती है इटालियन प्रोविंसेस। इटालियन प्रोविंसेस की बात अगर हम करें तो ये लंबार्डी और वेनेशिया, जो कैरेक्टराइज किया जाता था इटालियन स्पीकिंग पॉपुलेशन और रिच कल्चरल हेरिटेज। फिर बात आती है हंगेरी। हंगेरी ऐसा रीजन जो डिवाइडेड था लैंग्वेज से, जिसमें हाफ स्पीकिंग मलयार थे, बाकी दूसरे जो थे वो अलग अलग डायलेक्ट्स के थे। फिर बात आती है गैलिशिया, जो डोमिनेट किया जाता था पोलिश स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी से, जो रिफ्लेक्ट करते थे पोलिश और ऑस्ट्रियन का ब्लेंड। फिर बात आती है पीजेंट पीपल। पीजेंट पीपल यानी एक मल्टीट्यूड सब्जेक्ट पीजेंट कम्युनिटीज का, जो आज करता था एम्पायर का डाइवर्स कल्चर और टैपेस्ट्री। फिर बात करते हैं एलिट क्लास स्ट्रक्चर। एलिट क्लास स्ट्रक्चर क्या था? एलिट क्लास क्या था? ये वेल्दी इंडिविजुअल्स का कोर ग्रुप था, मेन ग्रुप जो था। फिर बात आती है वेल्थ। इनकी एक्सटेंसिव लैंड और प्रॉपर्टी ओनरशिप थी।
इन्फ्लुएंस में इनकी सोसाइटल और पॉलिटिकल पावर बहुत अच्छी थी। कल्चरल एफिनिटी, फ्रेंच लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी थी। मैरिज प्रैक्टिसेस इनकी एंडोजिनस यूनियंस थी बड़े लोगों के साथ। यूनियंस यानी मैरिज प्रैक्टिस मतलब रिश्ते जो होते थे वो बड़े बड़े लोगों से होते थे, ठीक है। फिर बात आती है फैक्टर्स जो पीसेंट की लाइफ यानी नॉर्मल इंसान का थर्ड ग्रुप था उनको डिफाइन करता है। सबसे पहले लेबर अंडर एरिस्टोक्रेसी, जो वर्क कर रहे थे लेबर की तरह वो कंट्रोल में थे एलाइट के। फिर इम्प्रोचमेंट यानी इकोनॉमिक स्टेट जो था पुअर का और लैकिंग रिसोर्सेज का, वो भी इसमें देखा गया। फिर देन काउंट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, जितनी ज़्यादा यानी द हायर कंसंट्रेशन ऑफ पीपल जो थे वो एक बहुत एरिया में पर्टिकुलरली थे। लैंड कल्टीवेशन प्रैक्टिस जो थी फार्मिंग की थी और ग्रोइंग क्रॉप्स की थी। फिर बात आती है इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। सी मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड, इकोनॉमिक क्लास, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। तो देखो पहले मिडिल क्लास, पहले हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बात करें। टाइम फ्रेम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इकोनॉमिक क्लासेस पोजीशन पॉवर्टी और वेल्थ के बीच में थी। ट्रेड में ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन फैसिलिटेट कर रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैटलिस्ट था इकोनॉमिक चेंज के। मिडिल क्लास में रिप्रेजेंट कर रहा था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ। फिर बात आती है लिबरलाइजेशन के पाथवे में क्या था। सबसे पहला था इंडिविजुअल फ्रीडम। ये क्या एम्फसाइज करता था, पर्सनल की लिबर्टी यानी हमारी खुद की इंडिविजुअल, पर्सनल यानी इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वालिटी, कानून के अंदर हमारी बराबरी हो पर्सनली। सेकंड था टैरिफ एलिमिनेशन, जो रिमूव करना था ट्रेड बैरियर्स को जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तीसरा था रेलवे नेटवर्क, जिससे मोबिलिटी और कनेक्टिविटी बढ़े रेलवे एक्सपेंशन के लिए। फिर था फ्री मार्केट, जो एडवोकेट करता था अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ऐसा ट्रेड होगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगा। फिर थी करेंसी स्ट्रीमलाइनिंग, यानी सिंप्लीफाई करती थी करेंसी का सिस्टम स्मूथर ट्रांजैक्शंस के साथ। किसके साथ? स्मूथर ट्रांजैक्शंस के साथ। फिर बात करते हैं कंजर्वेटिज्म। जब हम बात करें कंजर्वेटिज्म की तो ये ध्यान रखना, कंजर्वेटिज्म दो टाइप्स में मैंने डिवाइड किया है, एक प्रोज में एक कॉन्स में। कैसे? देखो प्रोज क्या है, स्टेबिलिटी यानी ये सोसाइटल का इक्विलिब्रियम टू अडेयर एस्टैब्लिश नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन यानी सोसाइटल बैलेंस लेके चलता था। उसका ट्रेडिशन, ये प्रिजर्व करता था कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल वैल्यूज फ्यूचर जनरेशन की। फिर ग्रेजुअल चेंजेस, इंश्योर करता था चेंजेस जो डेलिब्रेट थे, वेल कंसीडर्ड थे और मिनिमाइज कर रहे थे ऑप्टिमाइजेशन। फिर बात आती है कॉन्स। कॉन्स क्या? रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, ये हिंडर कर रहा था प्रोग्रेस अपोज करने में नए से सोसाइटल अडैप्टेशन। फिर बात आती है इनइक्वालिटी की, ये क्या करता था, इस सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और बढ़ा रहा था। स्टैग्नेशन की वजह से क्या हुआ, इनोवेशन सोसाइटल एडवांसमेंट नहीं हुआ। फिर बात आती है हमारा कंजर्वेटिज्म से हम लिबरल नेशनलिज्म में कैसे गए। एक चीज देखो, हमारा कंजर्वेटिव यूरोप गवर्नमेंट था यानी मोनार्की जो थी वो सोशल हायरार्कीज को वैल्यू कर रही थी। वीना सेटलमेंट हुआ यानी मोनार्कीज रीइंस्टेट हुई, रीइंस्टॉल हुई और फ्रांस ने अपनी टेरिटरीज खोली। स्ट्रेंथनिंग मोनार्की, मॉडर्न आर्मीज और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसीज थी। क्रिटिसिज्म ऑफ ऑर्डर, लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो प्रेस फ्रीडम चाहते थे यानी वो कुछ भी प्रेस जो थी वो कुछ भी यानी जो मीडिया थी वो कुछ भी क्या कहते पब्लिश कर सकती थी अपने प्रेस में, ठीक है। लिबरल नेशनलिस्ट यूरोप फोकस करता था प्रेस फ्रीडम में, किसमें? प्रेस फ्रीडम में। फिर बात आती है रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। इसके 3 पॉइंट। सबसे पहले मोनार्कियल स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन करना पोस्ट वीना कांग्रेस जो मोनार्की ने ट्रीटी सेटल की थी उसके अगेंस्ट। सेकंड थी स्ट्राइविंग फॉर लिबर्टी, एफर्ट्स जो थे वो अचीव कर रहे थे पर्सनल और पॉलिटिकल फ्रीडम। फिर बात आती है परस्यूट ऑफ फ्रीडम यानी डेडिकेशन एक सिक्योर करने के लिए ब्रॉडर और सोसाइटल फ्रीडम। देन कम मैजिनी, गिसिपी मैजिनी, पार्ट 2 इटालियन। उसकी क्या बात थी? सबसे पहले उसका जन्म कहाँ हुआ था? जेनोवा में हुआ था। मैजिनी बॉट इन जो जेनोवा शेप्ड हिज अर्ली लाइफ, उसका बर्थ जहाँ हुआ था उसकी अर्ली लाइफ वहीं से सेटल हो चुकी है। सेकेंड कार्बोनारी मेंबरशिप, ये क्या थी? मेंबरशिप ये इन्फ्लुएंस करती थी रेवोल्यूशनरी आइडिया। थर्ड थी यंग इटाली, यंग इटाली प्रमोट करती थी इटालियन यूनिफिकेशन और इंडिपेंडेंस। चौथी थी यंग यूरोप यानी यंग यूरोप फॉस्टर करती थी यूरोपियन यूनिटी और कॉर्पोरेशन। फिर बात आती है अचीव करना नेशनल इंडिपेंडेंस, कैसे किया? सबसे पहले फ्रीडम और ऑटोनॉमी से हम लोगों ने ऑप्रेस नेशंस ने फ्रीडम और ऑटोनॉमी मांगी।
लिबरल रेवोल्यूशन ने क्या किया, ओवरथ्रो किया मोनार्कीज को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इंडिपेंडेंस वॉर हुई यानी नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हुआ। किसके लिए फाइट हुआ, खुद की सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशन के सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। इंडिपेंडेंट नेशन, इसकी वजह से क्या हुआ, हमने सेल्फ गवर्नेंस और सोवरेनिटी करी, ठीक है। फिर बात आती है एज ऑफ रेवोल्यूशन, ये था 1830 to 1848। क्या क्या हुआ था, जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस, जहां लिबरल रेवोल्यूशनर ने आउट कर दिया था बर्बन किंग्स को। एस्टैब्लिशमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, लुइस फिलिप नया किंग बन गया था। उस टाइम पे कौन था, 16, तो लुइस फिलिप नया किंग बन चुका था। रिवॉल्ट ब्रसेल में हुई, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर होकर ब्रसेल में भी रिवॉल्ट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। बेल्जियम का सेपरेशन, बेल्जियम सेपरेट हुआ यूनाइटेड किंगडम से, वो भी कौन से, नेदरलैंड्स वाले से। ग्रीक इंडिपेंडेंस, ग्रीक पीपल ने लड़ाई लड़ी अपनी इंडिपेंडेंस की 1821 में। देन कम नेशनल सेंटिमेंट्स को शेप करना, उसका पहला पॉइंट था नेशनल सेंटिमेंट, यानी कोर फीलिंग क्या है वो समझना सबसे पहले जरूरी था, नेशनल, ठीक है। सेकेंड रोमांटिसिज्म, यानी कल्चरल मूवमेंट जो सिर्फ एक इमोशन एम्फसाइज करे। द थर्ड वाज कल्चर, यानी ब्रॉड आर्टिस्टिक और लिटरेरी, यानी आर्ट के थ्रू, लिटरेसी के थ्रू, यू कैन से बुक्स और न्यूज़पेपर्स या जो लिटरेरी एक डिवाइसेस थे उस टाइम पे, जो चीज़ें हमें प्रोवाइडेड थी लिटरेरी की, वो उनसे रिलेटेड कल्चर के थ्रू हम एक्सपैंड कर रहे थे। फिर बात आती है लैंग्वेज, ये की एलिमेंट था नेशनल आइडेंटिटी का। देन कम्स इकोनॉमिक चैलेंज और पॉपुलर रिवॉल्ट 1830 का यूरोप में। सबसे पहले पॉपुलेशन सर्ज हुआ, क्या हुआ, यूरोप ने एक्सपीरियंस किया एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इंक्रीज। देन देयर कम्स इकोनॉमिक चैलेंजेस, कॉन्टिनेंट ने फेस की इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, फूड प्राइस एस्केलेशन, फूड प्राइसेस भरी पुअर हार्वेस्ट की वजह से। पार्शियन रिवॉल्ट, पार्शियंस ने भी रिवॉल्ट किया, क्यों, फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। देन कम वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी जो थी प्रेवलेंट थी अर्बन और रूरल एरियाज में। देन कम जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस, ये क्या था, बिस्मार्क ने एज्यूम की लीडरशिप, बिस्मार्क ने चार्ज दिया यूनिफिकेशन मूवमेंट का। सीरीज ऑफ वॉर, रूसिया ने एंगेज की 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, कितनी, 7 साल में 3 लड़ाई। रूसिया की विक्ट्री हुई इन लड़ाइयों में, जर्मन एम्पायर क्या हुआ, ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ। देन कम जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस, कैसे हुआ, बिस्मार्क ने लीडरशिप एज्यूम करी, बिस्मार्क ने चार्ज लिया यूनिफिकेशन मूवमेंट का। सीरीज ऑफ वॉर हुई, यानी प्रूशिया ने एंगेज की 3 वॉर 7 सालों में। केजिया विलियम सेकंड जो थे हेड बन गए नए जर्मन एम्पायर का। प्रूशिया की जो इमर्ज थी वो विक्टोरियस कंपेयरिंग यूनिफिकेशन। देन कम फाउंडेशन, इटालियन यूनिफिकेशन का फाउंडेशन क्या क्या था, तो देखो, विक्टर एम्बुलेंस सेकंड, इन्हें किंग डिक्लेयर किया यूनाइटेड इटाली का, जो सिंबलाइज करता था कल्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। सेकेंड साधना पैडिमोन, यानी ये एक इकलौता इटालियन स्टेट था जो गवर्न किया जाता था इटालियन प्रिंस से, जिसका प्रोवाइड एक बेस कर रहा था यूनिफिकेशन। प्रिंसिपी मैजिनी, इन्होंने इनिशिएट किया था यूनिफिकेशन प्रोग्राम जो इनिशियली अनसक्सेसफुल रहा। देन कम चीफ मिनिस्टर कैबिनेट, जिन्होंने यूनिफिकेशन मूवमेंट लीड किया पॉलिटिकल मैन्योर से, ठीक है। फिर डीसीपी गैरिबल्डी, इनने आसिस किया यूनिफिकेशन मिलिट्री लीडरशिप के साथ और पॉपुलर सपोर्ट के साथ। देन कम ग्रेट ब्रिटेन नेशन स्टेट फॉर्मेशन, इसने डिवाइड किया एथनिसिटीज को, यानी सेपरेट किया कल्चर और आइडेंटिटीज को। पार्लियामेंट का पाइवटल रोल था, इंग्लिश पार्लियामेंट जो था वो विरोध कर रहे थे एक दूसरे की आइडेंटिटीज। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 कंसोलिडेट करा था इंग्लिश का इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड के ऊपर। फोर्थ इनकॉर्पोरेशन प्रमोट करा था ब्रिटिश का नेशन इंग्लिश कल्चर में। कंसोलिडेटेड नेशन स्टेट यूनिफाइड किया ब्रिटिश आइडेंटिटी में। देन कम नेशनल रिप्रेजेंटेशन के सिंबल्स, पहले थी ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, यानी जो इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस को रिप्रेजेंट करी। देन कम फीमेल फिगर्स, जो एक नेशन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे हम भारत माता कहते हैं ना, वी हैव आवर इंडिया एज अ फीमेल फिगर, भारत माता, राइट। सेकेंड रेड कैप, जो लिबर्टी और फ्रीडम सिंबलाइज करती थी। ब्रोकन चेन, ऑपरेशन से उन्हें लिबरल करने के लिए वो रिप्रेजेंट करती। देन कम एलेगोरिकल स्टोरी टेलिंग, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करती। ग्रीक ने सिंबलाइज किया ग्रास्पिंग हैंड। एनवी जो थी वो डिपिक्ट कर रही थी ग्रीन आई मॉन्स्टर। फ्रीडम जो थी वो बर्ड इन फ्लाइट। लिबर्टी जो थी वो थी वुमेन विद अ टॉर्च। देन कम जर्मानिया पेंटिंग कॉन्टेस्ट,
जर्मानिया पेंटिंग जो थी वो नेशनल यूनिटी की क्या थी, मेन सिंबल थी। क्या थी, मेन सिंबल। देन का फिलिप वेट यानी आर्टिस्ट जो इस क्रिएशन के पीछे था। कॉटन बैनर जो आर्टवर्क का मीडियम था। चर्च ऑफ सेंट पॉल वेन्यू पार्लियामेंट का। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हिस्टोरिकल इवन नेशनल सिग्निफिकेंस। देन कम सिंबोलिज्म ऑफ जर्मनिया स्वाद। German identity, core national values are unity, Rhine protection, safeguarding nation territory, sword symbol of defense and strength. Then come World War First, जो ultimate outcome था historical tension का। Nationalism और imperialism यानी core ideologies जो drive कर रही थी conflict को। European power rivalry, competition, dominance का। Ottoman Empire influence, catalyst, Balkans instability का। Balkan modality यानी region intense conflicts का। Okay, so that was the revision of class 10 history factor 1. I hope आप लोगों को समझ आया होगा. Please like and subscribe.